चलिए, पिछली क्लास में हमने देखे थे डेटा रिडंडेंसी और बहुत सारी चीज़ देखे थे। डेटा रिडंडेंसी क्या है? ये जो है एक ही टेबल में अलग अलग मतलब एक ही प्रकार का डाटा जो है बार बार जो है डुप्लीकेट फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है या स्टोर हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया था, देखिए राकेश नाम का स्टूडेंट दो बार स्टोर हो गया है, तो इससे क्या होगा? बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है डेटा एक्सेस करने में। जो समस्या उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिए थे यहाँ पर। अब बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब डेटा बेस में टेबल के अंतर्गत जो है हम डाटा जब स्टोर करते हैं रिकॉर्ड्स को, तो रिकॉर्ड एक ही प्रकार से यहाँ बहुत जटिल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, जटिल फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। उस जटिल को जो है क्या करना? जटिलता को सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उस सरल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उस सरल फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? हाँ, सरलीकरण या नॉर्मलाइजेशन उसको बोल देते हैं। तो समझ लेते हैं इसके बारे में। नॉर्मलाइजेशन जो होता है डेटाबेस डिज़ाइन को सरल बनाता है। इसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन या फिर डेटा नॉर्मलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये क्योंकि यह जो है यह डेटाबेस की गति मतलब इसकी स्पीड, सटीकता इसमें सहायता करता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन जो है दो प्रक्रिया में होता है। जैसे पहला तो होता है रिपीटिंग, जो ग्रुप्स है उसको हटा दिया जाता है, रिपीटिंग ग्रुप को हटा दिया जाता है और टेबल के रूप में रखा जाता है। उसके बाद रिलेशनल टेबल एक जैसी जो है डुप्लीकेट एंट्री उसको भी रिमूव करता है। मतलब रिपीटिंग ग्रुप को भी हटा दिया जाता है और डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर देता है। दो चरण में यहाँ पे इसको अपनाया जाता है। उसके बाद जो है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नॉर्मल फॉर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, फिर देखिए नॉर्मलाइजेशन का काम जो है रिडंडेंसी यानी डेटा की डुप्लीकेसी को कम करना होता है। और रिडंडेंसी को कम करने का अर्थ है कि इन्फॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना है, यानी कि दो बार उसको स्टोर नहीं करना है, मतलब एक से अधिक बार स्टोर नहीं होना चाहिए। उसको बोला जाता है क्या? नॉर्मलाइजेशन। एक ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक से ज़्यादा बार स्टोर करने से स्टोरेज बढ़ता है। रिलेशनल जो है नॉर्मलाइजेशन से मतलब है कि जब भी डाटाबेस में रिलेशन को अल्टर किया जाए मतलब एडिट किया जाए तो इन्फॉर्मेशन गुम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि जब दो बार डाटा स्टोर होगा, सिंपल सी बात, एक को हम अल्टर कर देंगे दूसरा बेसिक वैसे रहेगा, तो इससे क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। मतलब दोनों एक बार में अपडेट तो हो नहीं सकते, तो इससे प्रॉब्लम होगी और अनावश्यक जगह भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए हम जो है नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करते हैं डेटाबेस के अंतर्गत। तो नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन करके आप जो है डेटा को टेबल और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देखें टेबल में, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रत्येक टेबल में केवल संबंधित डाटा है। मतलब जिस टेबल, जैसे स्टूडेंट टेबल बना है तो स्टूडेंट का स्टूडेंट में ही डाटा होना चाहिए, अलग डाटा नहीं होना चाहिए। यदि डेटा सीधे संबंधित नहीं है तो आप जो है डेटा के लिए एक नई टेबल बना सकते हैं। मतलब एक ही टेबल में बहुत सारा जो है डाटा स्टोर कर दिया गया है, तो दो कॉलम को अलग कर दिए, तीन कॉलम को अलग कर दिए। इस प्रकार हम अलग अलग कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत। जैसे एक जो है ग्राहक है, यानी कि एक कस्टमर है, दूसरा है प्रोडक्ट, ठीक है, और तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ऑर्डर। मतलब ग्राहक से संबंधित इन्फॉर्मेशन है तो मतलब जो है कस्टमर टेबल बना देंगे। उत्पाद से संबंधित है तो प्रोडक्ट टेबल बना देंगे। अगर ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर से संबंधित देखिए मतलब जो आदेश आया है कस्टमर के उसको ऑर्डर टेबल में रख देंगे, ऑर्डर आइटम को ऑर्डर आइटम में रख देंगे। तो इसके अंतर्गत जो है एक प्राइमरी की बना दी जाएगी सबकी, और एक ही टेबल से हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जो होती है नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, डेटा ढूंढने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक टेबल में बहुत सारा कचरा रखने से अच्छा है कि उसको अलग अलग टेबल में जो है कैटेगराइज कर दिया जाए। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। मतलब इस विधि को जो है नॉर्मलाइजेशन या सरलीकरण बोला जाता है। तो इसके लाभ क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, इसके बाद इसके प्रकार देखेंगे। तो ये देखिए यह जो है डेटा रिडंडेंसी को कम करता है, यानी कि जी डेटा के अंतर्गत मतलब जो टेबल है, टेबल के अंतर्गत जो डुप्लीकेट वैल्यू हो जाती है तो उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है नॉर्मलाइजेशन। यह शून्य वैल्यू यानी कि नल वैल्यू का मतलब होता है कि हम सीरियल नंबर लिख तो देते हैं फील्ड का नाम, पर उसमें जो है ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ब्लैंक छोड़ना यानी कि वो नल वैल्यू कहलाता है। तो देखिए नल वैल्यू जो है नल वैल्यू को कम करने का काम करता है, यानी शून्य मूल्य को कम करता है। अधिक कॉम्पैक्ट डेटाबेस में परिणाम देता है, जैसे कि कम डेटा रिडंडेंसी शून्य मानों के जो कारण है वो। इसके अलावा डेटा संशोधन मुद्दों को जो है कम करता है। मतलब हम जो है एक रिकॉर्ड को एडिट कर देते हैं, दूसरा रिकॉर्ड उसमें एडिट नहीं होता अगर डुप्लीकेट है तो इसको ये कम करने का काम करता है। क्वेरी को सरल बनाता है। क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न, और प्रश्न का मतलब होता है जब हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या चलाते हैं? क्वेरी चलाते हैं। किसके अंतर्गत? डेटाबेस के अंतर्गत। तो क्वेरी को सरल बनाने का काम करता है नॉर्मलाइजेशन। यह डेटाबेस संरचना को स्वच्छ और समझने में आसान बनाता है।
मौजूदा डेटा को जरूरी रूप से प्रभावित किए बिना डेटाबेस का विस्तार कर सकते हैं। उसके अलावा इंडेक्स को खोजना, सॉर्ट करना, बनाना इसमें तेजी हो जाती है, क्योंकि टेबल जो है संकुचित होते हैं और डेटा पंक्ति पर अधिक पंक्तियाँ यहाँ पे फिट हो जाती है। तो ये हम देखने को मिलता है। सारे लाभ जो है नॉर्मलाइजेशन के यानी सरलीकरण के लाभ देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं एक रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करते समय आमतौर पर जो स्कीमा है, स्कीमा का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब एक डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो आप किस प्रकार डेटा उसमें स्टोर करोगे, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है स्कीमा। ठीक है, तो यही बात हो रही है यहाँ पे। स्कीमा बनाने से पहले डेटा को नॉर्मलाइजेशन करना होता है। डेटाबेस स्कीमा संगठन और डेटाबेस की संरचना को निर्धारित करता है। मूल रूप से डेटा कैसे संग्रहित किया जाना, ये सारी चीज़ डिजाइन होती है। जैसे एक एल्बम नाम का टेबल है, फिर उसके बाद जो है जेनरर नाम का टेबल है, उसके बाद जो है एक आर्टिस्ट नाम का टेबल है। तो इनको हम देखिए अगर चाहते तो एक ही टेबल में सबको भर सकते थे, परंतु उससे जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता काफ़ी, मतलब जो है डेटा को जो है काफ़ी जटिल बना सकते थे हम। परंतु जटिल बनाने की अपेक्षा हम इसको जो है 3 टेबल में रख सकते हैं। कैसे? देखिए एल्बम नाम से इन्फॉर्मेशन जो है एल्बम आईडी है वो हमने एक इसकी प्राइमरी की बना दी है। बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग हम देख सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ अगर देखें तो एल्बम नेम हमको देखने को मिलता है, डेटा रिलीज आर्टिस्ट इन जो है आर्टिस्ट आईडी देखने को मिलती है, उसके अलावा जनरल आईडी देखने को मिलती है। तो जनरल आईडी जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सेकेंडरी मतलब एक नॉन की एट्रीब्यूट है, परंतु यहाँ आप जाकर देखोगे तो आर्टिस्ट आईडी आपको एक प्राइमरी की देखने को मिलती है। प्राइमरी की यहाँ देखने को मिल रही है और यहाँ ये फॉरेन की कहलाएगी। वैसे ही जनरल जो आईडी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नॉन की एट्रीब्यूट है। और यहाँ आप देखेंगे तो जनरल आईडी जो है क्या देखने को मिल रही है, यहाँ आपको देखने को मिल रही है ये प्राइमरी की, और प्राइमरी की यहाँ है तो यहाँ देखिए यहाँ जो है इसकी प्राइमरी की है और यहाँ पे आपको ये मिल रही है फॉरेन की। तो इस प्रकार से जो है हम 3 टेबल को आपस में रिलेशन के माध्यम से कनेक्ट कर दिए और किसी भी टेबल से जो है जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है किसके अंतर्गत आती है, नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह जो स्कीमा है 3 अलग अलग टेबलों में विभाजित करता है। प्रत्येक टेबल के अंतर्गत हमने देखे हैं, यहाँ देखिए टेबल में जो रिकॉर्ड है अलग अलग विभाजित कर दिए। प्रत्येक टेबल हम देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक टेबल उस डेटा में काफ़ी विशिष्ट है जो कि इसे स्टोर करता है। जैसे एल्बम हमने देखे थे, पीछे कलाकार है, और उसके बाद हमने देखे थे एक जो है जेनर वाला है ना। तो ये सभी जो है अलग अलग डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी जो है कॉमन रूप से इकट्ठा अगर स्टोर कर देते तो काफ़ी जटिल हो जाता है। इसलिए हमने इसको 3 टेबल में वर्गीकृत कर दिया, जिससे ये जो है आसान हो गया है यहाँ पे हमको समझ पाना। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन के कुछ विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है वॉइस कोड भी इंपॉर्टेंट है, परंतु ज़्यादा हमारे लिए जो है शुरू के, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमको देखने को मिलता है, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखने को मिलता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके अलावा जो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म है वो भी हमको देखने को मिलता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी देखने को मिलता है, उसके बाद फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखने के लिए हम देख सकते हैं, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने ये टेबल आपको बताया था, देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आपको दी हैं, परंतु एक रिकॉर्ड में आपको 2 यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी। जब 2 वैल्यू देखने को मिल रही तो सिंपल सी बात है, जटिल हो गया ना, एक की 2 कैसे याद रख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे सरल बना दिया गया, यानी कि देखिए 2 वैल्यू है तो दोनों का अलग अलग कर दिया गया है। राम है तो राम की 2 वैल्यू है तो राम के 2 रिकॉर्ड बना दिए गए, और उसका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा उसकी सारी चीज़ें आपको जैसे कि वैसे मिलेंगी। तो हरियाणा में है तो हरियाणा को यहाँ डुप्लीकेट कर दिया, इंडिया है तो इंडिया को भी यहाँ पे हमने जो है डुप्लीकेट कर दिए। तो इस प्रकार से कंडीशन देखने मिलती है। तो देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फर्स्ट NF से भी दर्शाते हैं। यह रिलेशनल टेबल यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है जब कॉलम की जो वैल्यू है, कॉलम की सभी वैल्यू एटॉमिक होती है, यानी कि उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा राम की 2 वैल्यू यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ रिपीटिंग वैल्यू नहीं होगी। हम यहाँ मतलब जो है रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, और हम इसे जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है यदि वह डुप्लीकेट रो नहीं लगता है, ठीक है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और कॉलम की जो एंट्री है उसमें एक ही प्रकार का डाटा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए राम है, ठीक है, दूसरा भी यहाँ देख सकते हैं अलग है, परंतु उसका मोबाइल नंबर चेंज हो जा रहा है, परंतु यहाँ एक ही जो व्यक्ति है वो 2 नंबर को रख रहा है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। जैसे देखिए 2 रिकॉर्ड हमने बना दिए, 2 वैल्यू हमने रख दिए, ठीक है, और 2 नाम हमने रख दिए जो उसी का है, मतलब हरियाणा जो स्टेट है वो हमने 2 बार कर दिए। कंट्री है, कंट्री को भी हम 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम जो उसको है क्या कर दिए, यहाँ पे नॉर्मल कर दिए, मतलब एक जटिल डेटा को हमने क्या कर दिए, नॉर्मल कर दिए। तो
तो इसको बोला जाता है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रोफेसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और कोर्स एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत कोर्स उसके जो कितने हैं 3 हैं, और उसके कोर्स के डिपार्टमेंट है वो भी 3 है। तो इन तीनों को हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए सभी जो है 3-3, 4-4, 5-5 को संभाल रहा है। तो हम इसको जो है सरल फॉर्म में किस प्रकार कर सकते हैं, सबको हमने देखिए जैसे केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 चीज़ें आ रही है, एक ही प्रोफेसर 3 चीज़ों को संभाल रहा है, तो आप देख सकते हैं 3 हमने केमिस्ट्री लिख दी यहाँ पे, 3 प्रोफेसर में उसको रिपीट कर दी हमने अलग। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोर्स को भी 3 यहाँ अलग अलग थे, और ये जो है अलग अलग हो गए, तो इसको जो है नॉर्मल कर दिए। फिर इस प्रकार यहाँ भी हमने देखिए 3 कर दी, और यहाँ 5 थे तो 5 ऑफ कर दी। तो ये जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है, यानी कि जब एक ही में हम जटिलता देखिए, एक ही जो रो है उसमें जटिल फॉर्म में हम देख सकते हैं एक कोर्स के टाइप 3 है और डिपार्टमेंट भी 3 है, तो इसको हमने सरल कर दी। कहाँ पे, यहाँ से आ गए, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड क्या है, एक टेबल या रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी जरूरतों को पूरा करता है, और सभी नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरीके से प्राइमरी की पर निर्भर हो। प्राइमरी की मतलब जैसे आप देखिए कोर्स में आप देख सकते हैं सभी लोग उस पर निर्भर होना चाहिए, परंतु यहाँ जो है जैसे रूम है, और रूम की कैपेसिटी जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, परंतु इस पर निर्भर होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो इसी को सरल बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कोर्स जो है कोर्स के अंतर्गत प्रोफेसर और जो एनरोलमेंट लिमिट है वो उसको अलग कर दिए। उसके बाद कोर्स है, कोर्स के अंतर्गत रूम को अलग कर दिए, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर है। और ये जो रूम की कैपेसिटी है वो किस पे निर्भर थी, रूम पे, तो रूम को हमने अलग से बनाकर यहाँ रूम के जो कोड है और रूम की कैपेसिटी अलग कर दी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मतलब ये जटिल जो टेबल था उसको हमने सरल फॉर्म में 3 भागों में तोड़ दिए। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि प्राइमरी की पे जो नॉन की प्राइमरी की एट्रीब्यूट है सभी प्राइमरी की पे निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पे थे, इसलिए हमने उसको सरल कर दिए। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म आता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको थर्ड एनएफ से भी दर्शाते हैं। इसकी आवश्यकता वहाँ होगी जहाँ रिलेशन टपल में सभी एट्रीब्यूट केवल की एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली निर्भर नहीं होते। तो यहाँ पर जो है डाटा का अनावश्यक दोहराव हो जाता है, और इसे एग्जाम्पल के रूप में समझे देखिए, जैसे रोल नंबर एक प्राइमरी की है, ठीक है, मतलब एक की है और अन्य एट्रीब्यूट जो है इसके ऊपर फंक्शनली निर्भर है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, मतलब ये जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और यह पता है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट जो एक हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम हम कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे ABC कुछ भी, और सेकंड ईयर के जो हॉस्टल है मतलब जो स्टूडेंट है दूसरे हॉस्टल में रहते हैं, तब नॉन की एट्रीब्यूट जो है हॉस्टल का नाम नॉन की एट्रीब्यूट पर निर्भर होता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे तो रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, ईयर दिया गया है और हॉस्टल दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो है रिपीट हुआ है, तो इन दोनों को निकाल कर हम अलग कर सकते हैं, और उसके अलावा ये इसका जो है अलग से एक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे एक टेबल हमने बना दी, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ईयर, हॉस्टल नेम, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बनाया है, ईयर कितने थे, टोटल 4 ही है, परंतु यहाँ पे रिपीट क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है होटल भी रिपीट हुए हैं, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी अलग से, मतलब ये जो है होटल रिपीट हुए है और ईयर रिपीट हुए, तो इनको निकाल के हमने अलग बना दी। देखिए ईयर जो है 4 है और 4 हमने होटल ले लिए, परंतु यहाँ पे जो है वही नंबर जो है किसी दूसरे को मिला था, इसलिए यहाँ पे जो है उसको हमने अलग से टेबल बना दिए। तो ये जो होता है देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमने देखे हैं, मतलब यहाँ जटिलता को हमने क्या करे हैं, सरल रूप में प्रदान करें। इसके बाद थर्ड के बाद आता है एक BCNF यानी कि वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। तो ये BCNF जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का विस्तृत रूप है, और BCNF में यदि एक रिलेशन है तो यह जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमें जो है प्राइमरी की के बारे में विचार किया है, लेकिन BCNF में हम रिलेशन की सभी कैंडिडेट की तक जो है अपने विचार को बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है जो विचार करने योग्य होते हैं। फिर यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट की भी समान एट्रीब्यूट को विभाजित करती है। वॉइस कोड मुख्य रूप से उपयोगी होती है क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म अधिक सरल होती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो देखिए आपको देखने मिलेगा जैसे प्रोफेसर कोड है, डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और परसेंट टाइम है। इसको सरल कैसे बनाएंगे, इसको सरल बनाएंगे, एक प्रोफेसर कोड, डिपार्टमेंट और परसेंट टाइम अलग कर दी हमने, और इसका डिपार्टमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमने अलग कर दी। क्योंकि यहाँ आप देख सकते देखिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हम देखें, यहाँ देखिए सुजीत सिन्हा और सुजीत सिन्हा, ये जो है एक से हो रहे थे। उसके अलावा विनय सिंह और विनय सिंह, तो हम देखें इनको निकाल कर हमने जो है अलग कर दी। तो आप देख सकते देखिए यहाँ पे इन दोनों को निकाल कर हमने अलग कर देते हैं ताकि जो हमारे रिपीट ना हो। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके लिए सभी जो डिपार्टमेंट हेड थे वो एक ही थे, और उसके अलावा इनको हमने अलग कर दिए। तो ये जो हो गया वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म हो गया।
फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यानी फोर्थ एनएफ की अगर बात करें तो वीसीएनएफ में होना चाहिए पहले तो सारी चीज़, और ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को नहीं रखता है। यदि एक रिलेशन जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रखता है तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की जरूरत होती है। जैसे हम देखिए फैकल्टी, सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट लिए हैं, तो इसको सरल कैसे बनाएंगे, जैसे आप देखिए पल्लवी गुप्ता, पल्लवी गुप्ता, पल्लवी गुप्ता। पर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ जो है देखिए हिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी ये अलग अलग हो गए यहाँ पे, और इनकी इंस्टीट्यूट का टाइप है एक सा है। फिर उसके बाद आप देखिए पल्लवी गुप्ता जो है, फिर हिस्ट्री आ गए, अनुराधा जैन, प्रिया शर्मा, ये सभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसको सरल कैसे बनाएंगे, एक टेबल हमने बना दी फैकल्टी और सब्जेक्ट वाला, और एक टेबल बना दी फैकल्टी और इंस्टीट्यूट वाला। तो आप यहाँ जो है इसको जो है फैकल्टी इंस्टीट्यूट रिलेशन से दर्शा सकते हैं और फैकल्टी सब्जेक्ट रिलेशन से। तो इसको हमने जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब फिफ्थ में आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ हम देख लेते हैं। जैसे ज्वाइन है, ज्वाइन के बारे में हमको यहाँ पे विस्तार से जानना पड़ेगा, तो आने वाले जो क्लास है उसमें हम ज्वाइन के बारे में विस्तार से जानेंगे, तब इसको समझ में हमारे समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ज्वाइन डिपेंडेंसी संबंधित होता है, जो टर्म का एक उपयोग जो है रिलेशन स्कीमा की विशेषताओं को दर्शाने के लिए करती है। दो सिंपल जो रिलेशन है स्कीमा में विघटित नहीं की जा सकती, लेकिन तीन या तीन से अधिक सिंपल रिलेशन स्कीमा में तोड़ी जा सकती है। तो ये हो गया फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो हमने यहाँ पे देखिए जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखा है, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी सरलीकरण, जटिल डेटा को सरल रूप में प्रदर्शित करना या बदलना, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लाभ हमने देखे हैं। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर समझे थे कितने प्रकार होते हैं, पाँचों में हमने देखे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखें, इसके बाद हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखें, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर उसके बाद एडवांस उसका बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म है, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमने देखे, उसके बाद हमने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो है और यहाँ पे चीज़ें जानना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो है विस्तार से यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी कोर्स में। ठीक।